सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम सहज मार्ग यात्रा की 8वीं और 9वीं ग्रंथि पर चर्चा करेंगे। तो सहज मार्ग में जब हम 7वीं ग्रंथि में लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त कर लेते हैं तो बाबूजी हमें 8वीं ग्रंथि में प्रवेश देते हैं। तो जो 8वीं ग्रंथि है उसका स्थान ठीक 7वीं ग्रंथि के ऊपर है। ये 8वीं ग्रंथि जो है इसमें हमें जो दशा 7वीं ग्रंथि में प्राप्त हुई है उसकी सूक्ष्म दशा का हमें अनुभव होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये जो 8वीं ग्रंथि है ये एक तरह से सूक्ष्म रूप है 7वीं ग्रंथि का। हमने काफी विस्तार से अपने पिछले वीडियो में 7वीं ग्रंथि की दशा में आपको बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके उपरांत इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको समझ आ सके कि 7वीं ग्रंथि की जो दशा है वह किस प्रकार से 8वीं ग्रंथि में सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। जब हम 8वीं ग्रंथि में पहुंचते हैं तो क्या होता है? बाबूजी कहते हैं कि ये संसार जो है स्वप्नवत है और ये प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। हमें ऐसा लगने लगता है कि जिस संसार में हम हैं, जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह तो एक सपना है। असल में यह संसार प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है, अर्थात प्रकृति का खेल का मैदान है जहां पे हम बारंबार जन्म लेते हैं। उसके बाद बाबूजी कहते हैं यहाँ पर वैराग्य की भी गुजर नहीं है। यहाँ पर आकर वैराग की दशा बदल जाती है और वैराग परिपक्व हो जाता है, अर्थात जो स्थूल वैराग था, भौतिकता का वैराग था, वह छूटकर हमारा अपना स्वयं का अस्तित्व का वैराग भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वैराग्य यहाँ पर परिपक्व हो जाता है। और दशा कैसी? दशा शांति, स्थिरता तथा चैन की। हर समय हमारे अंदर शांति छाई रहती है। लेकिन बाबूजी कहते हैं अभ्यासी को चैन से और शांति से नहीं बैठना है, उसे तो अपने अंदर बेचैनी और तड़प बनाए रखनी है। तो बाबूजी इसको इस प्रकार से कह रहे हैं कि शांति के साथ कुरेद और बेचैनी अवश्य रहे, क्योंकि यही बेचैनी और तड़प हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाले झाड़ झंकार और किसी भी प्रकार की रुकावट को बड़ी ही सहजता से साफ कर देती है और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है आगे की ओर। तो कूड़ा करकट झाड़ झंकार को साफ कर देती है और फिर हमें असल में ये महसूस होता है कि ये संसार स्वप्नवत है। पहले तो हमने लोगों से सुना, किताबों में पढ़ा कि ये संसार एक माया जाल है, यह एक स्वप्न रूप है और हमने एक कृत्रिम दशा अपने अंदर बना ली। हमने ये मान लिया कि संसार स्वप्नवत है। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि ये संसार स्वप्नवत है, यह एक दशा है आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने पर हमें प्राप्त होती है। तो एक दशा है जो नियमित रूप के अभ्यास से विकसित होती है। जब अभ्यासी निरंतर नियमित रूप से सहज मार्ग की बताई हुई पद्धति का पालन करता है तो वह इस दशा पर पहुंच जाता है। और कृत्रिम दशा स्वयं को धोखा है। अगर आप पढ़ लिख कर, किसी से सुनकर अपनी बुद्धि को ये समझा लेते हैं कि ये सृष्टि एक स्वप्नवत है, एक सपने के रूप में है, तो वह दशा अपने आप को धोखा देना है। अर्थात ये दशा हमारे अंदर नियमित अभ्यास करते करते उत्पन्न होनी चाहिए। तो बाबूजी ये हमें बता रहे हैं। अब इसमें होता क्या है? बाबूजी कहते हैं जब शांति धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है तो ये वास्तविक दशा हो जाती है। यहाँ पर हमें ताजगी का अनुभव होता है। कैसा अनुभव? जब कोई व्यक्ति गर्मी में, लू में थक जाता है और उसके उपरांत उसे नदी में स्नान करने को मिलता है तो उस शीतलता से जो वो अनुभव करता है, ऐसा ही अनुभव हमें इस 8वीं ग्रंथि में होता है जब हम शांति से वास्तविकता की दशा में पहुंच जाते हैं। और उसके उपरांत क्या होता है? हमें लगता है कि अब जिंदगी जिंदा हो गई, अर्थात जो हमारा असल मकसद था,
हम उस तक पहुंच गए। तो ये जो दशा है ये है 8वीं ग्रंथि की। लेकिन ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती है। बाबूजी हमें इस दशा में लय अवस्था और सारूप्यता प्रदान करते हुए अपने आशीर्वाद से हमें 9वीं ग्रंथि में ले जाते हैं। तो जो 9वीं ग्रंथि है उसका स्थान ठीक 8वीं ग्रंथि के बाद है। तो 9वीं ग्रंथि में हमें क्या महसूस होता है? तो बाबूजी कहते हैं कि 9वीं ग्रंथि में हमें भूमा की उपस्थिति महसूस होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम 13वीं ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं तो हमें भूमा के देश का अनुभव होने लगता है। तो 9वीं ग्रंथि में प्रवेश करने के बाद हमें पता लगता है कि हमारा जो वास्तविक संबंध है वह भूमा से है। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि इस पूरी सृष्टि के निर्माण के पीछे भूमा का ही विचार है। तो अंत में हम जितने भी जड़ चेतन हैं वह सब उसी का अंश है। तो हमें 9वीं ग्रंथि में पहुंचने पर ये महसूस हो जाता है कि हमारा संबंध भूमा से है और उसके उपरांत हमारा जन्म किसी दूसरे संसार में हो जाता है। अर्थात हम पिंड देश और ब्रह्मांड देश से दूर जाना आरंभ कर देते हैं और हमें लगता है कि मेरा जन्म, जो कि अभी तक पिंड प्रदेश में था, अब किसी नए लोक में हो गया है। और नया लोक भी किसका? भूमा का। तब हमें तलाश रहती है मालिक की। मालिक कौन? बाबूजी। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते रहते हैं तो हम इस 9वीं ग्रंथि में भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि ये लोक तो भूमा का है, बाबूजी महाराज का है और मैं हूं सेवक और वो है मेरे मालिक। तो ये सेवक और मालिक का जो संबंध है सिर्फ यही रह जाता है। तो बाबूजी कहते हैं मालिक की उपस्थिति हृदय ग्रहण करता है। हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये लोक भूमा का है। मालिक और सेवक का संबंध ही सामने रहता है, फिर हमें कुछ और नजर नहीं आता। हम हर समय सतत स्मरण में बाबूजी के रहते हैं और यही समझते हैं कि मालिक मेरे सामने हैं। मालिक की मौजूदगी हर स्थान पर दृष्टिगत होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाबूजी ही वह कार्य संपन्न कर रहे हैं, बाबूजी ही मेरे साथ हैं। तो ये दशा यहाँ पर दिखाई देती है। जब हम अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं तो हमारी दशा इस प्रकार की हो जाती है कि हमारे भीतर से द्वेष भाव समाप्त हो जाता है और हमारा अस्तित्व धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होने लगता है। हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात होता है कि ये सृष्टि ईश्वर की है। तो बाबूजी ने कहा है कि ईश्वर की पहचान का प्रथम पाठ प्रारंभ हो जाता है। जो बात हम सुनते आए थे अब उस पर विश्वास हो जाता है कि ये सृष्टि ईश्वर की ही बनाई हुई है और दर्शन दीदार की झलक यहाँ से प्रारंभ होती है, अर्थात बाबूजी का दर्शन होता है। हमने जब अध्ययन किया संत कस्तूरी के पत्रों का, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, तो वहां पर भी संत कस्तूरी ने कहा है जब मैं भूमा के क्षेत्र में प्रवेश करती हूँ तो मैं वहां पर केवल बाबूजी को ही देखती हूँ और बाबूजी ही पूरी शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए थे। तो ये जो दशा है दर्शन दीदार की झलक यहाँ से प्रारंभ होती है। तो अभ्यासी हर क्षण बाबूजी की याद में डूबकर बाबूजी का ही इंतजार कर रहा होता है। उनके एक दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वह आगे की यात्रा करता हुआ बढ़ रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है? बाबूजी कहते हैं ये जो दशा तुम्हारे अंदर अभी पैदा हुई है ये लगभग हनुमान की दशा की तरह होती है। जिस तरह हनुमान विस्मृत रहते थे, उन्हें ये ज्ञात नहीं होता था कि मेरे पास कौन सी शक्ति है, उसी प्रकार आप भी बाबूजी की याद में डूबे रहकर अपने सारे कार्य संपन्न करते रहते हैं। लेकिन जब हनुमान जी को याद दिलाया जाता था तो उनको याद आ जाता था कि मैं कौन हूँ। इसी प्रकार जब हम बाबूजी की याद में डूबे रहते हैं तो हम अपने अस्तित्व को भूलते हुए जाते हैं और हर क्षण बाबूजी की याद में रहकर अपनी आगे की यात्रा
बाबूजी की सहायता से करते जाते हैं। जब कोई मेरा संबोधन करता है तो मैं उस दशा से लौटकर अपने कार्य को संपन्न करके फिर से उसी बाबूजी की याद में खो जाता हूँ। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की है 8वीं और 9वीं ग्रंथि की। तो सहज मार्ग में कुल मिलाकर 13 ग्रंथियां हैं, जिसमें से आज हमने 8वीं और 9वीं ग्रंथि पर चर्चा की है।